क्या वाकया हुआ, कैसे आपकी निगरानी में आपने छापा मारा, क्या इतलात थी, कैसे पकड़े गए वो? एक सोर्स रिपोर्ट आई कि कुछ गैर मुल्की मूवमेंट हो रही है और वो ऐसा ही एरिया है कि जिस जगह पर उन गैर मुल्कियों की मूवमेंट कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतने अरसे से वहाँ पर मूवमेंट हो रही है। और मुझे बतौर एडिशनल डायरेक्टर ऑर्डर किए और जब वहाँ गए तो वो एक बहुत ह्यूज कॉल सेंटर बरामद हुआ। वहाँ पर वो इंटरनेशनल और नेशनल कैंपेन चला रहे थे, सादा लोगों को लूट रहे थे, जैसे पोंजी स्कीम्स होती हैं, मल्टीपल टाइप्स, एज यू नो बेटर। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हुई तो ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त बिहाइंड द वॉल है, जेल हवालात के अंदर है और इनका 5 दिन का रिमांड हो चुका है। आज कोर्ट ऑफ लॉ में फिर पेश किया था। आम आदमी को कैसे हम समझाएंगे कि ये किस तरह का फ्रॉड उनसे करते हैं और ऐसे फ्रॉड से बचना चाहिए लोगों को? कोई भी चीज़ जो आपको लालच दे, सपोज आपको फ़ोन आता है कि आपको यहाँ पर आईफोन हम 600 पाउंड की बजाय 400 पाउंड में दे देंगे, तो आप समझ लें कि वो फ्रॉड है। गैर कानूनी एक्टिविटीज़ की वजह से लोग हमारे पे ट्रस्ट करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी कम हो गई। रियासत के खिलाफ मवाद अपलोड किया था उन्होंने। तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, गतें करके FIR करवा के वहाँ साइलम क्लेम करते हैं कि वतन अजीज़ आपको माफ़ नहीं करेगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर क्राइम एजेंसी ने कल फैसलाबाद में एक छापा मारा जिसमें मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया था, जिनकी तादाद 149 के करीब बनती है, जिनमें 20 ख़वातीन भी थी। मुल्की और गैर मुल्की अफराद पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, इस हवाले से हम जानते हैं NCCAIA के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब से। जी चौधरी साहब, ये कल क्या वाकया हुआ, कैसे आपकी निगरानी में आपने छापा मारा, इतने लोगों के बारे में क्या इतलात थी, कैसे पकड़े गए वो? थैंक यू। पहले तो अदनान मलिक और पब्लिक न्यूज़, जिसने हमेशा सोसाइटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट की है और क्रिमिनल्स की सरकोबी में एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन किया है, उसका आपके और आपके चैनल का शुक्रिया। सर, इसमें मेरी सबमिशन ये है कि ऑन दी सोर्स रिपोर्ट एक सोर्स रिपोर्ट आई कि कुछ गैर मुल्की मूवमेंट हो रही है और वो ऐसा देही एरिया है कि जिस जगह पर उन गैर मुल्कियों की मूवमेंट कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतने अरसे से वहाँ पर मूवमेंट हो रही है। उसके ऊपर हमारे डायरेक्टर जनरल जो NCCAIA है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वकारुद्दीन सैयद साहब ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी और मुझे बतौर एडिशनल डायरेक्टर ऑर्डर किए और डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे वहाँ पे आसिफ इकबाल साहब हैं, उनकी निगरानी में वहाँ पर रेड हुआ। मौका पर ख़ुद हमारे डिप्टी डायरेक्टर अपनी पूरी टीमों के साथ वहाँ गए और जब वहाँ गए तो वो एक बहुत ह्यूज कॉल सेंटर बरामद हुआ। वहाँ पर वो इंटरनेशनल और नेशनल कैंपेन चला रहे थे, सादा लोगों को लूट रहे थे, जैसे पोंजी स्कीम्स होती हैं, मल्टीपल टाइप्स, एज यू नो बेटर। आजकल कॉल सेंटर्स पे जैसे वो लोगों को पैसे हथियाते हैं, हार्ड मनी हथियाते हैं, लोगों को कहते हैं कि जी आप ये करें, ये टास्क मुकम्मल करें, यहाँ क्लिक करें, ये करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने मिलेंगे, और उल्टा फिर उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं की इन्वेस्टमेंट करवा के और वो फिर उनकी वो वेबसाइट्स बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सब फ्रॉड होता है। और वो जो करोड़ों डॉलर है वो ये अपनी लोगों की हार्ड मनी जो है वो लूट कर अपनी पॉकेट्स में डाल देते। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हुई तो डायरेक्टर जनरल, जैसा कि अर्ज़ किया, वकारुद्दीन सैयद साहब ने सख्त अहकाम जारी किए और उन्होंने कहा कि ये कॉल सेंटर्स का कला कमा करें पूरे पाकिस्तान में से। और इसके सिलसिले में आपको पता है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी रेड हुए थे, हमारे लाहौर में भी हुए थे, गुजरांवाला में रात भी रेड हुआ है, जैसा मैंने आपको जिक्र किया। तो गुजारिश ये है कि लेकिन इन तमाम रेड्स में से सबसे बड़ा और एक ह्यूज सेटअप बरामद हुआ वहाँ पर, जो कि इंटरनेशनल फॉरेनर्स ने, ओवरसीज़ ने मिल के बनाया था और पाकिस्तानी भी कुछ उसमें इन्वॉल्व थे। पाकिस्तानीज़ ने उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट्स किए हुए हैं फॉरेनर्स के साथ इस बिज़नेस के, जो कि हमारी तफ्तीश के दौरान चीज़ें बरामद हुई हैं। और हम इंशाल्लाह ऑन दी ऑर्डर ऑफ DG NCCAIA इसका कला कमा करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे कि ये अब तक क्या फ्रॉड कर चुके हैं, कितने पैसे का कर चुके हैं। और ये इतनी ह्यूज जो क्वांटिटी में नेशनल और इंटरनेशनल लोग मिल के अप्रॉक्सीमेट 62 लोकल थे और बाकी 149 में से इंटरनेशनल लोग थे, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे डिस्कस की है। तो ये तमाम जो लोग हैं इस वक्त बिहाइंड द वॉल है, जेल हवालात के अंदर हैं और इनका 5 दिन का रिमांड हो चुका है। आज कोर्ट ऑफ लॉ में फिर पेश किया था, 5 डेज़ का रिमांड ग्रांट किया है इनका। इनमें ख़वातीन भी हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 18 ख़वातीन हैं, जिसमें
इंटरनेशनल ख़वातीन भी हैं, फॉरनर्स हैं, तो उनका भी रिमांड हमने हासिल कर लिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने हमें उनका रिमांड। चौधरी साहब ये बताइएगा इनका तरीकाकार क्या था? एक आम आदमी को कैसे हम समझाएंगे कि ये किस तरह का फ्रॉड उनसे करते हैं और ऐसे फ्रॉड से बचना चाहिए लोगों को? बहुत खूबसूरत सवाल है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। इसमें सर कोई भी चीज़ जो आपको लालच दे, चाहे ये इस तरह की हो चाहे उस तरह की हो। सपोज़ आपको फ़ोन आता है कि आप बरतानिया में रहते हैं, आपको फ़ोन आता है किसी का कि जी आपको यहाँ पर आईफोन हम 600 पाउंड की बजाय 400 पाउंड में दे देंगे, तो आप समझ लें कि वो फ्रॉड है। आपको कोई कहे कि आपके घर के यूटिलिटी बिल्स मैं पे करता हूँ, फ़र्ज़ करें वो 20,000 रुपीज़ की आए, मैं कहता हूँ कि मैं 15,000 में करता हूँ, आप 15,000 दें, आपका 20,000 में पे कर देता हूँ, आप कर देते हैं। आपको कोई ऑनलाइन वेब पेज मिलता है, वो आपको कहते हैं कि हम ऑनलाइन टास्किंग करते हैं, आप इतने क्लिक करेंगे तो आपको इतने क्लिक के ऊपर 2,000 रुपया मिलेगा, ये टास्क करें। वो 2,000 रुपया लेते हैं और वो फिर नई टास्क के लिए 4,000 हम खुद उनको दोबारा दे देते हैं। वो 4,000 के बाद हमें 8,000 देते हैं हमारे से कुछ छोटा सा काम करवा के। हम उसको फिर लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बेटी के जहेज़ के पैसे पड़े होते हैं, किसी के रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी पड़ी होती है, किसी के दफनाने के पैसे पड़े होते हैं, किसी की शादी के पैसे पड़े होते हैं, वो हम सारे इकट्ठे करते हैं और बहन भाइयों से भी देते हैं। और ज़्यादा डबल करने के चक्कर में, डबल शाह के केस में हम इन लोगों को थमा देते हैं। अगर वो 10, 20, 30, 40 हज़ार आपको 2-3 ट्रांजेक्शन में देता है और फिर आप उसको 10, 20, 30, 40 लाख दे देते हैं, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है इन्वेस्टमेंट। इट्स अ पीनट कि चंद हज़ार दिए और ढेरों लाख आपसे वापस ले लिए और फिर आप ढूंढते रहते हैं कि जी वो कौन है, कहाँ से आए थे। तो यही उनका फ्रॉड का तरीका है। ये कब से चौधरी साहब यहाँ काम कर रहे थे और किन किन शहरों में कर रहे हैं अभी आपकी इत्तलात के? पूरे पाकिस्तान के शहरों में, बड़े शहरों में ये कॉल सेंटर्स इलीगल बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कराची में, ये इस्लामाबाद में, पिंडी में, अभी फैसलाबाद में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक देहात फैसलाबाद के भी नवाही एरिया में जाके इतना बड़ा सेटअप होगा कि लोग कर रहे हैं। आप ये सोचें ना कि इंटरनेशनल 5-6 कंट्रीज़ के ये लोग हैं, इनको आकर फैसलाबाद में आगे एक गांव मिला के जहां पर ये चलें, वहाँ पर किसी ने इनको सेफ्टी दी होगी, किसी ने सिक्योरिटी दी होगी, किसी ने इनको प्रोटेक्शन दी होगी, कोई ना कोई इसके सहूलतकार होंगे। ये जो पैसे लोगों से लेते थे ये किसी बैंक में मंगवाते होंगे ना? ओवियस। तो बैंक से भी आपने कुछ तफ्तीश की है? बैंक्स की डिटेल्स इंटरनेशनली इनसे इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैंने बताया कि आज इनका 5 दिन का रिमांड मिल गया है, तो उसमें यही सारी हमारी टीम तफ्तीश करेगी। जैसे ही ये मैटर तफ्तीश के एंड पे जाएगा, होपफुली 14 दिन तक तो हमारा रिमांड पीरियड होता है और मैक्सिमम 17 डेज़ के बाद इसका कंक्लूड करके हम चालान कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर देंगे। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तानी तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लोग थे, लेकिन कुछ गैर मुल्की भी थे जिसमें नाइजेरियन थे, बांग्लादेशी थे और मुल्कों के थे। तो क्या ये जेन्युइन वीज़े पे पाकिस्तान में स्टे कर रहे थे या नॉन जेन्युइन वीज़ा पे? ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन दे दी हुई हैं। वो अभी तो आपको जैसा अर्ज़ किया कि उनको वहाँ पर उनके वर्क प्लेस से उठाकर गिरफ़्तार करके लाएँ, ये सारी चीज़ें हम उसको प्रॉब करेंगे। और हमारे जो दूसरी हमारी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA, अगर ये इलीगल वीज़ों पे या इलीगल वे से पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए होंगे तो वो इंशाल्लाह हमारा FIA का जो एक और सर्कल है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल AHTC, वो इनको उसके ऊपर उस पर भी कार्रवाई होगी, फिर इनके वहाँ भी पर्चे होंगे अगर ये इलीगल यहाँ पर ट्रैवल किया हो तो। चौधरी साहब कोई भी जराइम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है या कोई सहूलतकार होता है, तो इसके पीछे सहूलतकार कौन था? इसके पीछे अप्रैली तो सहूलतकार आपको नज़र आ ही रहे हैं जो FIR में लोग हैं। अब इनके तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि और कोई बिग गन्स इसमें है कि नहीं है। एक तो वो इसमें हमने FIR में जो वहाँ लोकल है जिसकी वो प्रीमिसेस थी, शायद उनका नाम तहसीन आवान है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उसको हमने बिल्कुल एज़ पर ला, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री का भी ऑर्डर है कि इन चीज़ों पे कोई किसी के लिए रियायत नहीं है, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, हम इंशाल्लाह उसको अनर्थ करेंगे। मलिक तहसीन तो गिरफ्तार नहीं हुए अभी? जी, वो उस वक्त मौका पर मौजूद नहीं थे क्योंकि प्रेमिसेस उनकी थी जो अभी तक रिपोर्टेडली उन्हीं की प्रेमिसेस थी और उन्हीं की वो साथ उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की हुए थे कि जो भी उनके एग्रीमेंट्स होंगे फॉरेनर्स के और लोकल्स के,
तो वो तमाम कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी हम तफ्तीश इंशाल्लाह कर रहे हैं, आपको जल्द उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर देंगे। सेकेंडली जो आपने कहा कि वो जो मुल्ज़िम पाकिस्तान का वहाँ जिसकी प्रीमिसेस में हो रहा था, उनका नाम हमने स्टॉप लिस्ट में डाल दिया हुआ है, वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो बाकी वो इंशाल्लाह कानून अपना रास्ता लेगा। मलक तहसीन जो इनका सहूलतकार था, जिसकी प्रेमिसेस इस्तेमाल हुई है गैर कानूनी काम में, वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है और बड़ा बासर बताया जा रहा है। हमारे इल्म में नहीं है। एजेंसियों के लिए कोई भी बासर नहीं होता, कोई भी बाइख्तियार नहीं होता, चाहे वो किसी सियासी पार्टी से हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो सोशली कोई बहुत एक्टिविस्ट हो, बहुत मशहूर हो। हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर उसने क्राइम किया है तो इंशाल्लाह हम उसको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि आप लोग केस देखते हैं, फेस नहीं। वेरी ट्रू, बिल्कुल देखना भी नहीं चाहिए, केस देखना चाहिए, फेस देख के क्या करना है। और वैसे भी जो हमें अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और मेरे डायरेक्टर जनरल NCCI हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। अगर कोई हम उससे मरहूब होते तहसीन अवान से या किसी और XYZ से, तो हमने साथ के साथ पर्चों में उसका नाम क्यों रखा है? सही। तो सब ये बताइएगा कि जिस जगह से ये सारी कुछ बरामदगी हुई है उस जगह को तो सील कर दिया होगा जी, और वहाँ से क्या क्या लैपटॉप्स वगैरह क्या क्या निकला है? बहुत ह्यूज सामान निकला है। उसकी डिटेल्स मेरे डिप्टी डायरेक्टर आसिफ इकबाल फैसलाबाद वाले ने भेजी थी, वो मैंने मीडिया के साथ शेयर कर देंगे। जो जो इक्विपमेंट वहाँ से बरामद हुआ है, आपको तो पता है, आप पुराने साइबर क्राइम की बीट करने वाले हैं कि उसमें टाइम लगता है। उस डिजिटल मीडिया को हमने अपनी फोरेंसिक लैब जो कि फैसलाबाद में मौजूद है उसको सुपुर्द करेंगे। और फिर उतना बड़ा जो जाहिर है इतने लोग थे 149, तो इतने तो डिजिटल गैजेट्स मिनिमम होंगे 149, तो उन गैजेट्स की फोरेंसिक के लिए इट शुड टेक टाइम। और हमारा प्रोसेस स्टार्ट है, ऑन वार फुटिंग पे हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं ताकि हमारे वतन अजीज़ का नाम बर्बाद ना हो। पाकिस्तान में कॉल सेंटर चलें, लीगल चलें, ताकि रेमिटेंसेस लीगल वे से यहाँ पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी डॉलर्स पाउंड आए, ना कि इस तरह से कोई लोग अपने घरों में खुद से दुकान खोलकर बैठ जाएं और हवाला हुंडी के ज़रिए वहाँ से पैसा बनाएं ताकि पाकिस्तान को नुकसान हो। पाकिस्तान की इकानमी इससे हिट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो कॉल सेंटर की कंपेन, जो कि आपको याद होगा 2001 में इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कॉल सेंटर की कंपेन थी, इन जैसे लोगों की ये गैर कानूनी एक्टिविटीज़ की वजह से लोग हमारे पे ट्रस्ट करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी कम हो गई है। और उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से पाकिस्तान का बिजनेस अगर पहले 100% में से जो भी आ रहा था, 100% में से 10% भी नहीं रह गया लीगल चैनल से। तो साहब मैंने कल भी देखा है, बल्कि आपने कुछ मुकदमात भी किए हैं जिसमें मीडिया एंकर्स भी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी किए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जिनमें खातून भी है, फलक जवेद नामी, और जी इनके ख़िलाफ़ भी आपने कार्रवाई की है। तो रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ मवाद अपलोड किया था उन्होंने। जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपकी वसासत से इन तमाम अपने एक्टिविस्टों को कहता हूं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अपने ऊपर इसी हरकतें करके FIR करवा के वहाँ साइलम क्लेम करते हैं, मैं उनको वार्न करता हूं कि वतन अजीज़ आपको माफ़ नहीं करेगा। और स्पेशली जिन्होंने जंग के दिनों में, इंडो पाक जंग थी, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे थे, सरहदों पे खड़े थे, सारी सारी रातें जाग रहे थे, हमारा तमाम सिस्टम जो था वो एक जंग की हालत में, उससे ज़्यादा तो आप समझ सकते हैं कि कोई और हालत होती ही नहीं है कि कितने अलर्ट थे सारे। उस दौरान अगर कोई उठ के कहे कि इनको, हमारे किसी फौजी अफसर को, जवान को, किसी जर्नैल को इंडियन आएंगे और आकर 4 थप्पड़ मारेंगे और वापस चले जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तो उनके लिए लानत है इसमें कि हमने उनके थप्पड़ मारे हैं, उनको अपने वतन अजीज में घुसने नहीं दिया, हमने घुस के हिंदुआता को मारा है, हमने मोदी के तमाम जो मतलब मैं वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, जो उसके जलील तरीन बकासत थे हमारे पाक धरती के ऊपर, हमने उनको उठा के बाहर फेंका है। और उसके बावजूद ये चंद बेशर्म इनासर पाकिस्तान से बाहर बैठकर मेरे वतन अजीज पे अगर भौंकेंगे तो हम इनको माफ नहीं करेंगे। तो चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये हमारे यहाँ हर 10 साल के बाद कोई ऐसा स्कैम होता है जिसके बाद फिर एक नया स्कैम आ जाता है और उसका जो लोग हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, वो अदालतों में रहते हैं, तो इसमें क्या कानून साजी में कोई नई नहीं होनी चाहिए
कि ताकि इन्हें फौरी तौर पर ऐसे मुकदमात के जो स्टेट के अगेंस्ट हैं उनके फैसले हों और वो कैफरे किरदार तक पहुँचे जो उनके मुजरम है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका कि जी कैफरे किरदार तक उनको लेके जाना चाहिए। अब वो क्यों नहीं जाते, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसा आपने फरमाया कि क्या कोई नए कवानीन की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसे नए कवानीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान वतन अजीज़ के अंदर जितने कवानीन हैं ऑलरेडी वो इस्लामिक भी हैं और इंटरनेशनल लॉज को देखते हुए बनाए गए हैं। बड़ा बैलेंस कानून है पाकिस्तान का। तमाम कवानीन देख लें आप, A to Z कवानीन उठा लें, चाहे PPC उठा लें, चाहे PICA, चाहे FIA एक्ट उठा लें, चाहे साइबर का एक्ट, मतलब आप कोई चाहे PUTA उठा लें, जो ये ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, हमारे कवानीन बहुत मजबूत है और बहुत खूबसूरत हैं। चाहे आप FATF के लिए ये जो AML है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, बेहतरीन कानून है पाकिस्तान में। अगर आप इसको स्टडी करें और ब्रिटिश कानून को स्टडी करें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है बरतानिया का, तो बहुत खूबसूरत है। 19-20 का कोई फर्क, लफ्ज का फर्क होगा, अदरवाइज लॉजिकली हर चीज बहुत क्लियर है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो आपका मकसद है कि फिर ये कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचते, उसमें हमारा सिस्टम हर्डल है। माफी चाहता हूँ, उसमें हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग जो हैं जानते बूझते हुए भी गलत लोगों को डिफेंड करते हैं, गलत लोगों के लिए वकालत करते हैं। हमारे जो तमाम चीज़ों की है क्लियर है कि अगर एक बंदा गिल्टी है, मुझे पता चल जाए कि जी मेरा बेटा गिल्टी है, इसने ये क्राइम किया है, तो मैं उसके गिल्ट को मान के तो कोर्ट ऑफ लॉ से कोई माफ़ी ले लूँ उसके लिए। अदरवाइज ये कि जी झूठ बोलना, कुरान मजीद पे हलफ दे के अदालतों में जाकर एक बंदा एक ही चीज़ के बारे में यस कहता है, दूसरा बंदा उसी बात के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद पे हाथ रख के नो कहता है। जो सब कहते हैं कि लालच बुरी बला है, सुनते आए हम, तो हमारे वहाँ क्यों लालच में आ जाते हैं, क्यों अपने एसेट्स ज़ाया कर जाते हैं वक्ती फ़ायदे के लिए, हमेशा के लिए रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश जो है ये इनको लालच की तरफ राग़िब करती है और फिर ये अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। फिर ये FIA के पास आ जाते हैं, साइबर क्राइम के पास आ जाते हैं। ऐसा क्यों? कोई मैसेज देंगे आप? बिल्कुल दूंगा। एक पंजाबी की कहावत है, लालची नू मारे झूठा। जब तक लालची एग्जिस्ट करते हैं, ये नौसरबाज, ये फ्रॉडिये इनको लूटते रहेंगे, ये उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आते रहेंगे, ये अपनी पर्सनल चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि चिट्टे अनपढ़ ही ये काम में ट्रैप हो रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि कितने पढ़े पढ़े लिखों के केस मेरे पास है, मैं वो जिक्र भी नहीं कर सकता हूं डेजिग्नेशन का, जो पाकिस्तान के टॉप के, चाहे अदलिया के हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से हैं, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट के जो भी आप कह लें ऑफिशियल हैं, मुक़द्दर आला हैं, जो वो उन तमाम की फैमिलियों के साथ या उनके साथ कोई ना कोई स्कैम हुआ है। और स्कैमर इतने चिट्टे अनपढ़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो हम लोग क्या करते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन, अभी व्हाट्सएप हैक हो रहा है आजकल, बड़ा हॉट इशू है हर बंदे का, आप वो लफ्ज यूज करते हैं कि व्हाट्सएप हैक हो रहा है। मलिक मैं आपसे अर्ज करूं कि बिल्कुल व्हाट्सएप हैक नहीं हो रहा, वो हैकिंग नहीं होती। आप उन जाहिलों को, अनपढ़ों को, जो आपको एक मैसेज करके कोई रंगबाजी करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं कि जनाब वो गलती से कोड आप पे आ गया मोबाइल पे, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, मैं इस वक्त वहाँ पे हूँ, या मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो वो कन्वर्सेशन आप लोगों से करते हैं, और आप वो जो कोड होता है असल में वो आप ही के व्हाट्सएप का होता है। आप अपने पाँव पे खुद कलारी मारते हो और उसको वो डाटा दे देते हो। जब आप डाटा उसको दे देते हो तो आपने तो अपने खजाने की कुंजी चाबी जो थी वो खुद ही उनको दे दी। एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यहाँ हेड कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि लोगों को अपना खुद ख्याल रखना चाहिए। अदारे तो उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, लेकिन वो किसी लालच में ना आए, किसी कॉलर की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए और अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें।